हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए मस्ट होते हैं, चाहे वो स्टेट टेट हो या फिर यूटीटी हो, सीटीईटी हो, या फिर एसएससी एग्जामिनेशन हो, बैंकिंग के एग्जामिनेशन हो, डिफेंस के कोई भी सर्विसेज के एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, टीचर्स के एग्जामिनेशन हो, नवोदय विद्यालय के लिए, आर्मी स्कूल्स के लिए या फिर सेंट्रल स्कूल्स के लिए। तो आपके लिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उनको अटेम्प्ट करना मस्ट होता है। तो इसीलिए मैं जो है आपको एनसीईआरटी की बुक से एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो आप जो है इस वीडियो को गो थ्रू करिए और इसके वेरियस पार्ट्स हैं, तो ऐसे ही हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल जो आपके करियर में होंगे, आपके लाइफ में होंगे, ऐसे वीडियोज़ यू विल गेट। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी बुक्स के जो क्वेश्चंस आंसर्स रहते हैं वो हर एग्जामिनेशन में, यानी कौन सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है उसमें पक्का आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली लेसन नंबर मैंने इसलिए मेंशन कर रखा है सो दैट अगर क्लास 6 के स्टूडेंट भी वीडियोस देखते हैं तो उनको भी ये बेनिफिट मिल जाए कि वो एग्जामिनेशन में अपने लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। अदरवाइज कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए आपको लेसन से कोई लेना देना नहीं है, तो आप केवल जो है क्वेश्चंस पर फोकस करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हु आर गैदरर्स। आंसर है दोज हु गैदर फूड। हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इस पूरे प्रैक्टिस सेट में आपको केवल इंडियन हिस्ट्री ही मिलेगी। तो अगर कहीं कहीं पर मैं इंडिया को मेंशन नहीं करती हूँ तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड दैट टू ऑफ द एंशिएंट टाइम्स। तो इन एंशिएंट टाइम्स हु आर द गैदरर्स, ऑब्वियसली दोज वर द पीपल हु यूज टू गैदर फूड लाइक रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स एट्सेट्रा। तो वो लोग फूड को अर्लियर टाइम, किस टाइम्स की बात है, वो फूड को गैदर करके वो लोग अपना पेट भरा करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई सुलेमान एंड किरथार हिल्स आर इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री। आंसर है ट्रेसेस ऑफ व्हीट एंड बार्ले फाउंड हियर यूज्ड अराउंड 8000 ईयर्स अगो। 8000 ईयर्स अगो बहुत लंबा समय होता है, बहुत पुराना समय होता है। तो इसका मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर 8000 साल पहले जो एग्रीकल्चर है वो स्टार्ट हो गया था। तो सुलेमान नाम से आपको पता चलना चाहिए, एक मुस्लिम नाम है। तो ये सुलेमान और किरथार हिल्स अर्लियर दे वर द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, बट डिवीजन के बाद ये अब जो है पाकिस्तान में चले गए। तो जो ये दो हिल्स दिखाई दे रहे हैं, इन दो हिल्स के अंदर जो डेंस मिली हैं या फिर जो भी एरिया मिला है, उस एरिया में हिस्टोरियंस को या फिर आर्कियोलॉजिस्ट को अनाज के ट्रेसेस यानी उनके रिमेन्स मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई गारो हिल्स एंड विंध्याज आर इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री। आपको पता होना चाहिए गारो हिल नॉर्थ ईस्ट में है। आपको एक जो ट्राइबल कम्युनिटी है, गारो ट्राइब्स बोलते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विंध्याचल पर्वत, भी आपने सुना ही होगा, रामायण में इस विंध्याचल पर्वत का बहुत बार मेंशन था। तो विंध्याचल पर्वत और गारो हिल्स दोनों ही इंडिया में है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है हिस्टोरियंस के लिए? बिकॉज यहाँ पर भी एग्रीकल्चर के ट्रेसेस पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट इज अ वेरी लार्ज एरिया बट स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट। हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज द मैप ऑफ द एशिया एंड एशिया इज आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट इज अ वेरी लार्ज एरिया बट स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट। एज यू नो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो अगर आपको ये मैप दिख रहा है तो ये पूरा मैप जो है एशिया कॉन्टिनेंट का है। बट सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, वो जो कॉन्टिनेंट से छोटा एरिया होता है बट किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से थोड़ा सा बड़ा एरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री आर द पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात की थी। तो सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसका एक एग्जाम्पल है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, एंड दे आर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड म्यांमार। तो इन सारी कंट्रीज़ को मिला के ऑलमोस्ट एक छोटा मोटा ऑस्ट्रेलिया के बराबर कॉन्टिनेंट तो बनी जाता है। इसीलिए इस एरिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट बट लार्जर देन अ कंट्री। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम, इंडिया वर्ड जो है इंडस रिवर, जिसको सिंधु रिवर बोला जाता है हिंदुस्तानियों का द्वारा, बट जो है जब विदेशी लोग इंडिया के अंदर आते थे तो सिंधु रिवर को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसलिए दे स्टार्टेड कॉलिंग इट इंडस रिवर, और इंडस रिवर से ही हमारी कंट्री का नाम इंडिया भी पड़ा है।
क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द ईरानीज एंड ग्रीक कॉल्ड इंडस। जो ईरानियंस थे, ग्रीक्स थे, जो लोग इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए या जो दूसरे पर्पस से आते थे, वो लोग इंडस रिवर को, हमारी सिंधु रिवर को क्या कह के बुलाते थे? तो दे यूज टू कॉल इट हिंदोस और इंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज या व्हाट वाज इंडिया। इंडिया वाज द एरिया टू द ईस्ट ऑफ द रिवर सिंधु और रिवर इंडस, दैट कंप्लीट एरिया वाज नोन एज इंडिया। तो ये आपको जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है, जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये इंडस रिवर है जो लेह लद्दाख से ओरिजिनेट होती है। इसके बाद ये अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है। तो इस रिवर के ईस्टर्न साइड वाला, ये वाला जो एरिया है, दिस विल बी नोन एज द ईस्टर्न साइड। इस ईस्टर्न साइड के एरिया को इंडिया बोला जाता था और यहाँ के लोगों को इंडियन बोला जाता था। What was the word Bharata used for? The word Bharata used for the group of people who lived in the northwest and mentioned in Rig Veda. Next question here, what is the earliest composition? Earliest composition is Rig Veda, that was composed 3500 years ago. 3500 साल पहले इसका composition हो गया था। जब मैं आपको बता रही हूँ कि जो earliest composition है, तो हर country के लिए composition अलग अलग हो सकता है। तो right now as I told you earlier, we are talking only about in the terms of Indian history। तो हम Indian history की बात कर रहे हैं, तो so we are talking about India। तो इंडिया का जो सबसे first composition था वो ऋग वेदा है, जो known composition है, जिसकी रचना हुई थी 3500 years ago। नेक्स्ट है मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन। और ये जो लिखे जाते थे, ये पाम लीव्स में लिखे जाते थे। ये पाम लीव्स आपने अपने घरों में देखे होंगे। ये इंडोर प्लांट्स भी होते हैं और आउटडोर प्लांट्स भी होते हैं, और इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। किसी किसी वैरायटी में इनके जो लीव्स होते हैं बहुत विड्थ वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी विड्थ होती है। तो इन लीव्स को सुखा के, ये पाम लीव्स के जो ड्राइड लीव्स हैं, ये लीव्स बनाए जाते हैं, और उनके ऊपर पहले के जो स्कॉलर्स होते थे, वो स्क्राइबर्स जो होते थे, वो इनके ऊपर लिखा करते थे। वट इज़ मेंट बाय मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्यू जो है एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब लैटिन में, इटालियन जो लैंग्वेज है दैट इज़ नोन एज लैटिन, उसका मतलब होता है हैंड। तो जब हम हैंड से लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो ऐसी राइटिंग्स को हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, ये मैन्युस्क्रिप्ट पाम लिप्स में लिखा गया है, ये भी मैन्युस्क्रिप्ट है। ये हैंड राइटिंग है, हाथ से लिखी हुई राइटिंग है, और देखिए कितनी सुंदर और बिल्कुल सटीक राइटिंग है। ये हमारे आजकल के टाइपिंग से भी ज़्यादा बेहतर लग रही है। पाम ट्रीज ग्रू इन। इंडिया के अंदर कौन से रीजन में पाम ट्रीज ग्रू होती थी? तो वो होती थी हिमालय रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स ऑन हार्ड सर्फेसेस लाइक स्टोन्स और मेटल्स। आपको दिख रहा है ये एग्जाम्पल, ये स्टोन के ऊपर जो इंस्क्राइब्ड थोड़ा सा उभार के जो लिखा जाता है, उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। बट इनके लिए सरफेस बहुत हार्ड होना चाहिए। आप पेपर के ऊपर, क्लॉथ के ऊपर और सॉफ्ट सर्फेसेस के ऊपर आप इंस्क्राइब नहीं कर सकते, उनके ऊपर उभार नहीं सकते हो चीज़ों को, उसके लिए आपको हार्ड चीज़ें चाहिए। सिमिलरली मेटल्स के ऊपर, चाहे वो कॉपर हो, ब्रॉन्ज हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, उनके ऊपर भी इंस्क्रिप्शन पॉसिबल है। Who are archaeologists? People who study the remains of buildings, stones and brick, paintings, sculptures. आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हिस्ट्री का फाइंड आउट करने के लिए, हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोफेशनल्स हैं, जो अपना काम बहुत ही बारीकी से और बहुत सावधानी पूर्वक करते हैं। तो जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं, पुराने बिल्डिंग्स, आपको पता है वो कितने ज़्यादा पुराने होते हैं और बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो ऐसी बिल्डिंग्स को बहुत ही सावधानी पूर्वक स्टडी करना, पुराने ब्रिक्स को, पुरानी पेंटिंग्स को पता करना, ये कि कौन से टाइम पीरियड से रिलेटेड हैं, तो ये सारा काम आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। Who are historians? Historians are the scholars who study the past. एक बार जब आर्कियोलॉजिस्ट ने हिस्ट्री को फाइंड आउट कर दिया है, डेट्स वगैरह पता लगा ली हैं, तो उन सब चीज़ों को लिखने का जो काम होता है, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कौन से फैक्ट को आगे रखना है, कौन से फैक्ट को पीछे रखना है, ये सारा काम जो होता है हिस्टोरियंस का होता है। और हिस्टोरियंस क्या करते हैं? फैक्ट्स को पेपर के ऊपर लिखने का काम करते हैं। हु इज़ द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी? बहुत इजी क्वेश्चन है। जीसस क्राइस्ट। BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। भगवान क्राइस्ट के बर्थ से पहले के समय को हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। व्हाट डज AD स्टैंड्स फॉर? एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। जिस साल भगवान क्राइस्ट पैदा हुए थे, उस साल से आगे के साल को प्लस जो ईयर्स हैं, उन सारे ईयर्स को हम एनो डोमिनी बोलते हैं। तो अभी अगर हम 2022 की बात करें, तो वी विल कॉल इट 2022 AD। C stands for common era.
बीसी का जो रिप्लेसमेंट है वो सीई है, क्योंकि कुछ मुस्लिम कम्युनिटी या फिर जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं उनका ये मानना है कि जो बीसी है वो क्राइस्ट से रिलेटेड है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के नाम को अपने सेंचुरीज़ के आगे या फिर ईयर के आगे लगाना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए पूरे जो वर्ल्ड के जो मेट्रोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब बीसी और एडी की जगह सीई और बीसीई को यूज़ किया जाए। तो एडी की जगह अब हम सीई यूज़ करते हैं और बीसी की जगह हम बीसीई यूज करते हैं। तो बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। बीपी इन हिस्ट्री मीन्स, बीपी के बहुत सारे मतलब होते हैं अलग अलग एराज के लिए, अलग अलग फील्ड्स के लिए, बट हिस्ट्री में बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। लेसन नंबर 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय फैक्ट्री साइट्स? प्लेसेस वेयर स्टोन्स वर फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स। हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पर जो है स्टोन के टूल्स, मेटल्स के टूल्स और स्टोन के बहुत अच्छे ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाए जाते थे। और जब हम स्टोन के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं तो उनके कुछ रिमेन्स जो है उस एरिया के आसपास रह जाते हैं। आप लोग देखते हैं जिस एरिया में, जिस फैक्ट्री में टायर बनते हैं या फिर जिस फैक्ट्री में कपड़ा बनता है, तो कपड़ों के जो ड्रेसेस बनाए जाते हैं तो ड्रेस बनाने वाले बहुत सारा कपड़ा काटते हैं, तो कपड़ों के कुछ लेफ्ट ओवर वहीं पर रह जाते हैं, तो उसी रहे हुए चीज़ों को हम लेफ्ट ओवर बोलते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पर फैक्ट्री होती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे, उन साइट्स को फैक्ट्री साइट्स बोलते हैं। वेयर इज़ भीमबेटका लोकेटेड? भीमबेटका में केव्स मिली हैं पुराने टाइम की, बहुत ही एंशिएंट टाइम्स की, और ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। Why is भीमबेटका फेमस? These are natural caves in विंध्याचल रेंज। विंध्याचल रेंज इससे पहले मैंने आपको बताया था, ये मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र के बीच में फैला हुआ है। एंड डेक्कन प्लेट्यूज अलोंग द नर्मदा रिवर, पीपल लिव्ड हियर 1000 years अगे बिफोर। एक्चुअली इस टाइपिंग में आपको कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स मिल जाएंगी, सो प्लीज़ डू इग्नोर ऑल दीज स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो भीमबेटका जो केव्स थे बहुत नेचुरल और बहुत ही ह्यूज केव्स हैं। तो उन केव्स के अंदर लोगों के रहने के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि उन केव्स के अंदर, गुफाओं के अंदर अर्लीस्ट जो ह्यूमन बींग्स हैं उन लोगों ने बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बना रखी हैं। और भीमबेटका जो केव्स हैं उसके आसपास जो ग्रेन्स हैं, जो अनाज होते हैं, अनाज के भी रिमेन्स मिले हैं। वाई इज़ करनूल केव्स फेमस? करनूल नाम से पता चल रहा है ये साउथ इंडिया में है कहीं पर। तो ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर, जो राख है, राख के निशान यहाँ पे मिले हैं। तो राख को लैब में ले जाके हिस्टोरियंस ने या फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने या फिर साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया है कि वो राख कितने साल पुरानी है। द मेजर चेंज इन क्लाइमेट अकर अराउंड, क्लाइमेट में थोड़ा सा चेंज आना शुरू हुआ था। इससे पहले का जो क्लाइमेट था बहुत कोल्ड था, बट 12,000 साल पहले अर्थ के क्लाइमेट को थोड़ा सा वार्मथ मिली, थोड़ा सा गर्म होना शुरू हुआ। जैसे ही थोड़ा सा क्लाइमेट गर्म होना शुरू हुआ तो बहुत सारे जो हैं ग्रास, ट्रीज़ और बहुत सारे जो एनिमल्स, वर्म्स, पैरासाइट, ये सब चीज़ें भी स्टार्ट हुई उगना या फिर पैदा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज पैलियोलिथिक मीन्स? पै का मतलब आप लगा लो प से पुराना, प से पैलियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो पैलियोलिथिक एज का मतलब है जब हम ओल्ड स्टोन एज की बात करते हैं, जहाँ ओल्ड स्टोन एज इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि इस समय के जो लोग होते थे वो स्टोन के बहुत ही रफ, हार्श और बिल्कुल बिना पॉलिश किए हुए टूल्स को यूज़ किया करते थे। पैलियोलिथिक पीरियड रिमेन, तो ये पीरियड कब से कब तक रहा? ये रहा 2 million years अगो टू 12,000 years अगो। जब से पृथ्वी बनी हुई है, जब से हम लोगों को थोड़ा सा एक हल्का सा अनुमान लगता है कि हमारी जो अर्थ है वो कितने साल पुरानी है, तो अर्थ के बिगनिंग से लेके 12,000 साल पहले तक का जो टाइम था, दैट इज़ कंसिडर्ड एज द पैलियोलिथिक पीरियड। मीजोलिथिक पीरियड रिमेन, पैलियोलिथिक के बाद आया था मीजोलिथिक, म से मध्यम, म से मिडिल। तो मिडिल जो पीरियड है दैट इज़ नोन एज द मीजोलिथिक पीरियड। उसके बाद 12,000 जो ईयर्स अगो था उस समय थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हुआ, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए। तो 12,000 साल से लेके 10,000 साल पहले तक का जो पीरियड है दैट इज़ नोन एज मीजोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मेसोलिथिक टूल्स?
टाइनी माइक्रोलिथिक स्टिक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड। इस समय के जो लोग हैं उन लोगों ने जो है अपने स्टोन टूल्स को यूज़ करने के लिए हैंडल बनाना भी शुरू कर दिया था, और जो उनके हैंडल्स होते थे वो या तो लकड़ियों के होते थे या फिर एनिमल्स के बोन्स के होते थे, सो दैट जो है उनकी ग्रिप उन स्टोन टूल्स के ऊपर अच्छे से बैठ सके। पहले के जो पैलियोलिथिक टूल्स जो थे वो लोग खुद हाथ से पकड़ते थे, कोई जो शार्प जो पत्थर है उसको हाथ से पकड़ते थे और उस पत्थर से जो है वो बार्क यानी ट्री के जो बार्क है उसको छिला करते थे या फिर एनिमल्स के ऊपर अटैक किया करते थे। नेक्स्ट है नियोलिथिक एज रिमेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग पैलियोलिथिक पीरियड। सुनने में ज़रा अजीब सा लगता है बट कुछ भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है। जब जो एरा जो पीरियड हमने नहीं देखा है तो ऑस्ट्रिचेस राइट नाउ तो केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, बट पैलियोलिथिक पीरियड में ये इंडिया में पाए जाते हैं। आपको पता है सहारा डेजर्ट जो बिल्कुल पूरा ड्राई रीजन है जहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा स्कैरसिटी है, कमी है, तो सहारा डेजर्ट किसी समय बहुत ही हरा भरा जंगल हुआ करता था और वहाँ पे जो डेंस मिले, जो गुफाएँ मिले हैं, उन गुफाओं के अंदर क्रोकोडाइल्स और एलिफेंट्स वगैरह के बहुत सारे पिक्चर्स मिले हैं। तो जो इससे पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे उन लोगों ने जौन से जानवरों को देखा, उन जानवरों के पिक्चर्स उन लोगों ने केप्स में उकेर दिए, इंस्क्राइब कर दिए। लार्ज एग्स ऑफ ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन। अब हम लोग को जो है ऐसे ही हवा में बात नहीं करते हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा दिखाए गए और बताए गए फैक्ट्स के आधार पे जो है हिस्ट्री लिखते हैं। तो इनके जो ट्रेसेस हैं ऑस्ट्रिच एग्स के वो भी मिले हैं, वो मिले हैं महाराष्ट्र के पैटनी नाम का कोई स्थान है वहाँ से। वाई इज़ हुंस्की important? A number of early Paleolithic sites were found here. These were also the factory sites. तो हुंसी नाम का कोई प्लेस है इंडिया के अंदर, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पैलियोलिथिक टाइम के स्टोन टूल्स पाए गए हैं, स्टोन टूल्स की फैक्ट्रीज़ पाएंगे। फैक्ट्रीज़ का मतलब आप ये मत समझिए आजकल की जो मॉडर्न फैक्ट्रीज़ हैं उनके जैसे कंपेयर मत कीजिए। फैक्ट्री का मतलब उस समय ये होता था कि जितने भी जो टूल्स बनाने वाले लोग होते थे वो किसी एक पर्टिकुलर जगह से जो है टूल्स खरीद के लेके आते थे और वहीं पे जो है कोई पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे स्टोन्स अच्छे मिलते थे वहीं पर बैठ के स्टोन्स के टूल्स वगैरह बनाया करते थे। और जब वो स्टोन्स को छिल के पॉलिश किया करते थे तो कुछ जो है स्टोन के बहुत सारे जो स्क्रैचेस होते हैं, जो लेफ़्ट ओवर रिमेन्स होते हैं, वो वहीं आसपास रह जाते थे। तो ऐसे ही साइट्स को हम लोग फैक्ट्री साइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट लेसन शुरू हो गया है, दैट इज़ लेसन 3 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए सारे मैंने टाइप कर रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ डोमेस्टिकेशन। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है। डोमेस्टिकेशन का मतलब जब हम जो है प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, जब हम एनिमल्स को अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने यूज़ के लिए पालना शुरू करते हैं, उनको डोमेस्टिकेट करना शुरू करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन में पशुओं को पालना, एनिमल्स को, कैटल्स को पालना, इसके अलावा जो फूड होता है और जो क्रॉप होता है उसको भी ग्रो करना, दैट इज़ ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन। इससे पहले के जो लोग थे आपने देखा था वो जंगलों में रहते थे और जो भी मिल जाता था उनको जंगल के प्लांट्स में उनको खाना शुरू करते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों की लाइफ में चेंज आया। अब उन्होंने इधर उधर भटक भटक के खाने के बदले कुछ जो प्लांट्स थे उन प्लांट्स के सीडों को ग्रो करना सीख लिया। जैसे मेज़ है, मक्का है, मक्के के प्लांट्स जो है उसके सीड्स को उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया में छिड़क दिया और उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया की उन्होंने साल भर या 6 महीने में जो कोई क्रॉप तैयार हो जाती है उसकी उन्होंने रखवाली की और उसके बाद एक बार मक्की की फसल या किसी की भी फसल जो है ग्रो हो गई तो उसको उन्होंने यूज़ करना शुरू किया, स्टोर करना शुरू किया। तो दिस वे दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द फैमिली एंड द सोशल लाइफ ग्रेजुअली। डोमेस्टिकेशन बिगिन इन, डोमेस्टिकेशन अब कौन से साल में हुआ था? 12,000 साल पहले, जब जो है अर्थ का क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ, अर्थ का क्लाइमेट थोड़ा सा वार्म हो गया। क्योंकि ठंडी जगह पे आप लोग देख सकते हैं ना बहुत सारे कैटल्स ना पाल सकते हो आप, ना बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं, ना बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज़ मिलते हैं। तो क्रॉप को ग्रो होने के लिए एटमॉस्फेयर को भी बिल्कुल कॉम्पेटेबल होना चाहिए और जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी थोड़ा सा वार्म होना चाहिए। What was the earliest domesticated plant? वो थे वीट एंड बार्ली। जो सबसे पहले प्लांट लगाए थे ह्यूमन बीइंग ने वो थे वीट और बार्ले। विच वर द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स? तो सिमिलरली शीप और गोट थे बेचारे, जो आज भी वैसे ही पाले जाते हैं जैसे उनको हजारों साल पहले पाला जाता था। तो दीज टू वर द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, शीप और गोट।
मेहरगढ़ इज़ इन, मेहरगढ़ नाम का एक पैलियोलिथिक साइट है, ये कहाँ पर है, ये अब पाकिस्तान में चला गया है, अर्लियर दिस वाज द पार्ट ऑफ इंडिया। रिमेन्स ऑफ वीट, बार्ले, शीप, गोट, डियर, पिग वो फाउंड इन, कौन सी जगह पे मिले हैं, वो मिले हैं मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ नाम की जगह पे इन सब लोगों के रिमेन्स मिले हैं। जैसे अनाज है, अनाज के सीड्स मिले होंगे, और जो एनिमल्स दिख रहे हैं, इन एनिमल्स के बोन्स मिले होंगे इस जगह पे। रिमेन्स ऑफ राइस, कैटल हूफ मार्क्स, they also were found in Mehergarh. Remains of rice, animal bones, these were found in Kodhiwa, UP में. Remains of wheat and lentil, this was found in Gufkral, Kashmir. Remains of wheat and lentil, dog, cattle, sheep, goat, buffalo, these were found in Burzahom, Kashmir. तो ये बहुत सारे जो हैं पैलियोलिथिक बोलिए या फिर मीज़ोलिथिक बोलिए या फिर न्योलिथिक बोलिए, ये साइट्स मिले हैं। इनको हम इन साइट्स के जो रिमेन्स हैं वहाँ पे कुछ ग्रेव्स मिले होंगे, ग्रेव्स के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा होगा, तो ज़मीन को खुदाई करके या फिर कुछ बिल्डिंग्स को खुदाई करके इन सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को इकट्ठा किया गया है। रिमेन्स ऑफ वीट, ग्रीन ग्राम, बार्ले, बफेलो, ऑक्स, दीज वर फाउंड इन चिरांड, बिहार। तो ये सारी जो साइट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। रिमेन्स ऑफ मिलेट, कैटल, शीप, गोट, पिग वर फाउंड इन हल्लूर, आंध्र प्रदेश। रिमेन्स ऑफ ब्लैक ग्राम, मिलेट, कैटल फाउंड इन पयमपल्ली, आंध्र प्रदेश। अर्लीस्ट पीपल बिल्ट पिट हाउसेज इन बुरज़होम, कश्मीर। पिट हाउस एक प्रकार का हाउस होता है जो ज़मीन के अंदर बनाया जाता है, क्योंकि उस समय के लोगों को जंगली जानवरों का बहुत डर था, उन लोगों को ब्रिक्स बनाने का आर्ट अभी तक पता नहीं चला था, तो घर ज़मीन के ऊपर वो लोग जो हैं घर बना के रहना अभी उनको आता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, ज़मीन के अंदर जो है एक बहुत बड़ा सा सुरंग जैसा कुछ एरिया बनाया और उसके अंदर जो है उन्होंने अपना आशियाना यानी घर बनाया। एंड सच टाइप्स ऑफ हाउसेज वर नोन एज पिट हाउसेज। और इनके जो रिमेन्स हैं, वो इनके जो निशान हैं, इनके जो सबूत हैं, वो हम लोग को कश्मीर बुरज़होम नामक जगह पे मिले हैं। What is meant by a tribe? When many farmers and herders started living together in groups, then they are known as tribe. इससे पहले हम जब बात करेंगे ओल्ड स्टोन एज की या फिर पुराने ज़माने के जो लोग इंसानों की, तो वो लोग क्या करते थे, एक एक सिंगल रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे वो लोग फैमिली में रहने लगे। फैमिली में रहने के बाद जो है बहुत सारी फैमिलीज़ इकट्ठे रहने लगी, और जैसे ही 4, 5, 10, 20 फैमिलीज़ इकट्ठे रहने लग गई तो वो एक ही फैमिली के मेम्बर्स हो गए, और इस प्रकार से उनका एक ट्राइब बन गया, जाति बन गई। राइट सम फीचर्स ऑफ ट्राइब्स। दे प्रैक्टिस हंटिंग, फार्मिंग एंड हर्डिंग। जो ट्राइब्स थे जो एक जगह पे रहते थे या फिर एक गांव जो उन्होंने धीरे धीरे से बना लिया था, तो उन सब के कॉमन फीचर्स क्या होते थे, वो सब के सब या तो हंटिंग करते थे, कुछ फार्मिंग करते थे, कुछ हर्डिंग। हर्डिंग का मतलब होता है जब आप जानवरों को चराने के लिए ले जाते हो, तो दैट इज़ नोन एज हर्डिंग। और वुमेन जो हैं वो घर के अंदर रह के या फिर अपने फील्ड्स में वो हंटिंग करने के लिए तो नहीं जाती थी, बट जो है खेतों का सारा एग्रीकल्चरल वर्क वो लोग किया करती थी। और कुछ जो मैन थे ट्राइब्स के, वो लीडर माने जाते थे, क्योंकि आपको पता है जैसे हर घर में एक लीडर होता है, तो सिमिलरली हर सोसाइटी में, हर गांव में, हर शहर में एक लीडर होता है जिसकी बात को सब लोग फॉलो करते हैं। ट्राइब्स हैव यूनिक कल्चर। हर एक ट्राइब का कल्चर अलग था दूसरे ट्राइब से, लैंग्वेज अलग थी, उनके म्यूज़िक्स होते थे, कुछ उनकी स्टोरीज होती थी, कुछ उनकी पेंटिंग्स के अलग अलग तरीके थे। ट्राइब्स दे हैव देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस, और उनके अलग अलग गॉड्स, देवी या देवताओं होते थे। अगर आप अभी भी जो है हमारे इंडिया के बहुत सारे गांव में जाओगे तो आप देखोगे एक गांव का कुल देवी अलग है तो दूसरे गांव का कुल देवता अलग है। तो यही जो है हम लोग ट्राइबल से ही अभी जो है मॉडर्न पीरियड में आके अपने आप को अभी भी जो है हम अपने ट्रेसेस से बांधे हुए हैं। विच इज़ द अर्लीस्ट विलेज नोन टू अस। होने को तो बहुत सारे विलेजेस होंगे, बट जो हमको नोन है, जिसके बारे में हम हिस्टोरिकली बहुत अच्छे से सबूतों के साथ बता सकते हैं, तो दैट विलेज इज़ मेहरगढ़। रेक्टेंगुलर हाउसेज वर फाउंड इन मेहरगढ़। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है जिनकी विड्थ लंबी होती है और उनकी जो हाइट होती है फिर जो लेंथ होती है वो छोटी होती है ना। तो ऐसे जो हाउसेज हैं वो कौन सी जगह पे मिले हैं, वो मेहरगढ़ में मिले हैं। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट।
मेहरगढ़। पहले के लोग जो है, हम लोग अभी हिंदू रिलीजन में वी हैव स्टार्टेड जो अंतिम संस्कार होता है उसमें डेड बॉडी को हमने जलाना स्टार्ट अप किया है। बट पहले के टाइम पे जब उनको जलाने वाली प्रथा नहीं पता थी, जब रिलीजन भी बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था, तो उस समय मेहरगढ़ के लोग जो थे उन लोगों ने डेड बॉडीज़ को ज़मीन के अंदर दबाने का प्रैक्टिस शुरू किया था। What is Dauzali heading important? Why is Dauzali heading important? Now see, it is a hill near the Brahmaputra, close to China. Stone tools including mortars, pestlers, jadeite, टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड एंड पॉटरी वर फाउंड हियर। तो चाइना के पास, ये इंडिया के अंदर ही कोई जगह है ना, ये जो जगह है बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के गांव के जैसा साउंड कर रहा है, तो ये उसी तरफ होगी जगह। तो यहाँ पर जो है स्टोन के टूल्स मिले हैं और एक पेस्लर या जेडाइट करके एक स्टोन मिला है। ये स्टोन जो था इट वॉज ब्रॉड फ्रॉम चाइना। और इसके बाद टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड एंड पॉटरी वर ऑल्सो फाउंड हियर। नेक्स्ट लेसन स्टार्ट हो गया है, इन द अर्लीस्ट सिटी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज, इट वॉज हड़प्पन सिविलाइजेशन। इससे पहले हमने जो विलेज की बात की थी, विलेज तो सबसे पहले बसे, शहर बाद में बसे, बट विलेज उससे भी पहले बसे हुए हैं। तो पहला जो विलेज इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट को या फिर इंडियन हिस्ट्री में जो दर्ज हो गया है वो मेहरगढ़ है। और जो पहला सिटी सिविलाइजेशन है, शहरी सिविलाइजेशन है, दैट इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन। वैसे तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी पुराने सिविलाइजेशन है, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कोई इजिप्ट में मिला है, कोई चाइना में मिला है, कोई जापान में मिला है ना, तो कोई इटाली में मिला है। बट इंडिया के अंदर जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, सोसाइटी है, दैट इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन। व्हेन डिड हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप? ये कब डेवलप हुई थी? 4700 ईयर्स अगो, 4700 साल पहले आज से लोगों ने शहर बनाने शुरू कर दिए थे। द हड़प्पन सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू, हड़प्पन सिटी है 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। वन पार्ट वॉज नोन एज हायर, और इसको सिटाडेल बोलते थे, और लोअर पार्ट को लोअर टाउन बोला जाता था। एक जो था, जैसे अभी भी देखिए, अगर सपोज करो थोड़ा सा जो हाइट पे होते हैं मकान, वो ऑब्वियसली थोड़े से रुतबे वालों के लिए, थोड़े वेल्दी लोगों के लिए या फिर रूलिंग क्लासेस के लिए होते हैं। तो सिमिलरली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इसमें जितनी भी सिटीज़ मिली हैं वो ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। जो नीचे के हिस्से हैं वो लोअर टाउन्स बोले जाते हैं, वहाँ पे आम लोग रहते हैं, हम लोगों जैसे। और जो ऊपर वाले जो हिस्सा है, जो थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा है, टीले जैसा हिस्सा है, उसके ऊपर जो मकान बनते थे वो थे रूलर्स के या फिर प्रिस्ट के, या फिर उस समय के जो इम्पॉर्टेंट लोग या ऑफिशियल्स होते थे उनके मकान थे। तो हायर पार्ट को सिटाडेल और लोअर पार्ट को लोअर टाउन कहते हैं। सिंपल है। वट वर द फीचर्स ऑफ हड़प्पन ब्रिक्स? हड़प्पा की जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वहाँ के ब्रिक्स। वो ब्रिक्स इतने मजबूत हैं कि देखिए 4700 पहले जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी। और अभी जो है इंडिया में जब अंग्रेज थे उस समय जो है एक बार ट्रेन बनाने के लिए जब पटरियाँ बिछाई जा रही थी, तब पाकिस्तान में हड़प्पन सिविलाइजेशन मिली थी। तो लोगों ने क्या किया, ट्रेन बनाने के लिए वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो साइट्स थे वहाँ से ईंटें उखाड़ के वो लोग जो है अंग्रेज ऑफिसर्स को वो लोग बेचने लगे। तो तब से 4700 साल पुरानी जो है ईंटें अभी तक भी मतलब जीवित बची हैं और अच्छी खासी कंडीशन में। आजकल तो देखिए आप लोग जो है एक ईंट अभी लगाते हैं तो 10 साल में ईंटें टूट के बिल्कुल, ईंटों के ऊपर आप हल्का सा अपना हाथ रख देते हैं तब भी ईंट बीच से जो है डिवाइड होकर टूट के 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। तो सो नाउ अवर टाइम वी हैव वेरी वीक bricks which we are using to make our houses, but the Harappan bricks were so well made that they have lasted for thousands of years. The Great Bath was found in Mohenjo-daro on Citadel. Great Bath करके एक बहुत बड़े आर्किटेक्चरल साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के कौन से सिटी में ये मिला है? ये मिला है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो बड़ा नाम है, इसलिए यहाँ का जो बाथ है वो भी बड़ा है, ग्रेट बाथ बोला जाता है। विच मटीरियल वॉज यूज टू स्टॉप वाटर फ्रॉम लीकेज इन द ग्रेट बाथ? आज के टाइम पे तो हम लोग क्या करते हैं, जब कभी स्विमिंग पूल बनाते हैं या फिर कुछ टंकी वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम टाइल्स लगा देते हैं, उनके बीच में जो है वाइट सीमेंट लगा देते हैं। बट उस समय ना टाइल का इन्वेंशन हुआ था, ना वाइट सीमेंट का इन्वेंशन हुआ था। तो वो लोग जो है अपने पानी को लीक होने से, ग्रेट बाथ भी एक प्रकार का बहुत बड़ा एक पॉन्ड जैसा था, तो उसमें जमे हुए पानी को लीक होने से बचाने के लिए वो लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? वो एक मटेरियल था, उसको टार बोला जाता था, तो उसका यूज़ करते थे।
वाई वॉज ग्रेट बाथ यूज्ड। अब ग्रेट बाथ बना लिया था जब हड़प्पन सिविलाइजेशन वालों ने, तो उसका क्या पर्पस था। एक्चुअली वहाँ पर क्या होता था, कुछ स्पेशल जो ओकेजन्स होते थे उन ओकेजन में डिप यानी डुबकी लगाई जाती थी। जैसे अभी के टाइम पर भी हिंदू लोग जब हैं इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में अपने जो नियर बाई होली रिवर्स होते हैं उन रिवर्स में डुबकी लगाने ले जाते हैं, तो सिमिलरली हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे स्पेशल ओकेजन्स जो होते थे, जो धार्मिक अच्छे वाले ओकेजन्स होते थे, उन ओकेजन में उस ग्रेट बाथ के पास जाके उसमें डिप यानी डुबकी लगाया करते थे। फायर अल्टार्स वर फाउंड इन कलिबंगन एंड लोथर। फायर अल्टार्स का मतलब वेदी। जैसे आज के टाइम हम अपने कमरे के अंदर एक छोटे से जगह पे ही हवन कर लेते हैं, बट कभी आपने महाभारत या फिर रामायण देखी होगी तो उस समय के हवन देखा करिए, कितने बड़े स्केल पे हवन होते हैं, तो वो घर के अंदर नहीं किए जा सकते। तो ऐसे ही पुराने टाइम के जो हवन होते थे बहुत बड़ा एरिया लेते थे, तो इसलिए जो है इन हवन को करने के लिए एक स्पेशल जगह बनाई जाती थी। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी कुछ जगह मिली है जहाँ पर खूब बड़े बड़े फायर की जो है वेदियाँ बनी हुई हैं। तो लोगों का कहना है या फिर हिस्टोरियंस का कहना है कि वो लोग वहाँ पर हवन किया करते थे। तो ये जो दो हवन के रिमेन्स हैं ये कौन कौन से सिटी से मिले हैं, कलिबंगन और लोथल। ये भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही पार्ट है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि केवल हम हड़प्पा की बात करेंगे, एक्चुअली बहुत सारी सिटीज़ हैं, 10 से 12 सिटीज़ हैं, उन सब को इंक्लूड करके उन सब को हम कंबाइनली हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। उसका दूसरा नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। What was the purpose of fire altars? Sacrifices were performed here. स्टोर हाउसेज वर फाउंड इन मोहनजोदाड़ो, लोथल एंड हड़प्पा। तो स्टोर हाउसेज आपको पता है पुराने टाइम में भी जो है ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए बहुत बड़े बड़े स्टोर हाउसेज बनाए जाते थे। और कुछ कुछ जो फैक्ट्री साइड्स यहाँ पर जैसे विदेशों से उस समय भी जो है ट्रेड होता था, शिप से जो सामान आता था उस सामान को भी स्टोर हाउसेज के अंदर रखा जाता था। तो मोहनजोदाड़ो, लोथल और हड़प्पा इन 3 सिटीज़ में स्टोर हाउसेज मिले हैं। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ हड़प्पन हाउसेज। हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो हाउसेज थे उनके क्या फीचर्स थे। फर्स्ट था कि जो हाउसेज थे 1 या फिर 2 स्टोरी हाई थे, 3 स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं होते थे। रूम्स वर बिल्ट अराउंड अ कोर्ट यार्ड। बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा घर के अंदर एक आंगन होता है, आंगन के चारों तरफ कमरे बने होते हैं। तो सिमिलर वॉज द फीचर ऑफ दैट टाइम ऑल्सो। मोस्ट हाउसेज हैव बाथिंग एरियाज। देखिए कितने डेवलप हैं आज के टाइम पे। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो शौच करने के लिए, नहाने के लिए पब्लिक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं या फिर रोड में कहीं पर भी बैठ जाते हैं। बट दैट टाइम द पीपल वर सो सोफिस्टिकेटेड एंड मैनरफुल दैट दे हैव द बाथिंग एरियाज मीन्स वॉशरूम इनसाइड देयर हाउसेज। तो बाहर उनका वॉशरूम नहीं होता था, घर के अंदर ही प्राइवेसी में उनके बाथिंग एरियाज होते थे। मैनी हाउसेज हैड वेल्स। जब पानी की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, जब इंडस रिवर के आसपास ही आप लोग बैठ रहे हो तो ज़मीन के अंदर वाटर लेवल बहुत अच्छा खासा रहा होगा, तभी जो है हर घर में छोटा बड़ा कुआं था। तो कुएं को थोड़े से नीचे तक भी खुदाई कर लोगे तो कुएं में पानी अच्छे से आ जाता था। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिटीज़। हड़प्पन सिटीज़ के बहुत सारे फीचर्स हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको जानना जरूरी है। उनमें से हैं ऑल दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स। घर के बाहर जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, किचन घर के अंदर था, उनके बाथरूम घर के अंदर थे, तो उनमें से पानी निकलता था। तो वो पानी कहाँ जाता था, वो पानी जाता था घर के बाहर। दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ नालियाँ बनी हुई थी और उन नालियों के थ्रू वो पानी शहर से बाहर निकाला जाता था। और वो नालियाँ जो हैं बिल्कुल कवर्ड थी, ड्रेन जो थे उनके कवर्ड थे, सो दैट जो है फ्लाइज ना पनप पाए, मॉस्किटोज़ ना पनप पाए। आजकल के टाइम पे लोग इतने ज़्यादा जो पढ़े लिखे हो गए हैं, एजुकेटेड हो गए हैं, मैनर फुल हो गए हैं, बट इसके बावजूद भी देखा होगा आप लोगों ने बहुत सारे कॉलोनीज़ और स्ट्रीट्स अभी भी ऐसी हैं जहाँ पर लोग अपने घर का पानी बाहर रोड पे ही फेंक देते हैं। दे डोंट हैव अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कवर्ड ड्रेनेज इन द एरियाज़। और हम अपने आप को फिर बोलते हैं कि वी आर लिविंग इन 2022। नेक्स्ट था जो हाउसेस थे और ड्रेन्स थे, स्ट्रीट्स थे, वो वेल प्लान्ड। ऐसा नहीं है कि जिसको जहाँ पर प्लॉट मिला उसने वहीं पर अपना घर बना लिया। उस घर बनाने से पहले जो है पूरी सिटी प्लान की गई थी कि उस सिटी की कैपेसिटी कितनी होगी, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी होगी, कितने घरों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जिसको जहाँ पर जगह मिल गई उसने वहीं पर अपना आशियाना बना दिया और पूरे सिटी का जो फीचर है वो ख़राब कर दिया। ऐसा नहीं था, उनकी सिटीज़ बहुत प्रॉपरली प्लान थी और बहुत ब्यूटीफुल दिखती थी। Who all lived in हड़प्पन सिटीज़। हड़प्पन सिटीज़ में कौन कौन लोग रहते थे। रूलर्स थे एंड द पीपल हु प्लान कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग। इसके अलावा स्क्राइब्स रहते थे जो लिखने का काम किया करते थे, और वो लोग रहते थे जो सील बनाते थे, क्राफ्ट पर्सनस। तो इनके अलावा भी ये सारे लोग थे जो इम्पोर्टेंट हु यूज्ड टू लिव इन द हड़प्पन सिटीज़।
टेराकोटा टॉयज वर फाउंड इन, हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ एक मेटल है उसको हम टेराकोटा बोलते हैं, उसके बहुत सारे टॉयज बच्चों के खेलने के लिए बनाए जाते थे। तो उन टॉयज को कहाँ से पाया गया है, वो हड़प्पन सिटीज से मिले हैं। इज हड़प्पन राइटिंग डेसिफर्ड, जो हड़प्पन राइटिंग है उसको अभी तक कोई भी हिस्टोरियन पढ़ नहीं पाया है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमसे अभी भी हिडन ही हैं। तो हड़प्पन राइटिंग स्टिल नॉट डेसिफर्ड। ऑब्जेक्ट्स वर मेड ऑफ व्हाट ऑल मटेरियल्स इन हड़प्पा, हड़प्पन जो लोग हैं वो बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स, अपने ज्वेलरी, सजाने की चीज़ें या फिर जो दूसरे टूल्स हैं वो कौन कौन से मेटल से बनाते थे। वो लोग स्टोन का यूज़ करते थे, शेल, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, बट आयरन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब दे वर नॉट नोन टू द आयरन। बाकी सारे मेटल्स का वो लोग यूज़ किया करते थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट्स इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर स्टोन के बीड्स, ये दिख रहे हैं आपको, ये स्टोन के बीड्स हैं। इन बीड्स के अंदर जो है इन्होंने होल कर दिया है, होल करने के बाद इनके अंदर स्ट्रिंग यानी धागा डाला है और उन धागों को इन्होंने पिरो के बहुत ही। इसके अलावा स्टोन वेट्स मिलते हैं, ये देखिए आप देख रहे हैं इसमें स्टोन वेट्स, तो एक पर्टिकुलर साइज़ का और पर्टिकुलर रेशियो का होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपनी मर्जी से कितने भी ग्राम का या कितने भी किलोग्राम का स्टोन का वेट बना लेता है। तो इन स्टोन वेट को खरीदने के लिए एक पर्टिकुलर शॉप में जाना पड़ता था। इसके अलावा इनको मिले हैं स्टोन के सील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन वेट्स वर मेड ऑफ चर्ड अ काइंड ऑफ स्टोन, तो ये जो आपको वेट दिखाई दे रहे हैं इनको एक स्टोन है, स्टोन का काइंड है, उसको चर्ट नाम दे रखा है इन लोगों ने, तो उसी स्टोन के ये लोग वेट्स बनाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बीड्स वर मेड ऑफ कार्निलियन अ रेड ब्यूटीफुल स्टोन, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्टोन है, एक्चुअली ये नेचुरली रेड कलर के हैं, इनके ऊपर कोई पॉलिश नहीं की गई है। तो इन पॉलिश्ड रेड स्टोन के बहुत सुंदर सुंदर इन्होंने देखो ज्वेलरी बना रखी है और इन ज्वेलरी को हड़प्पन लोग पहना करते थे। वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टैचू, ये स्टैचू आपको दिख रहा है, तो इस स्टैचू में क्या इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअली इट वॉज फाउंड इन मोहनजोदाड़ो, शोज हिम वियरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट, तो ये जो स्टोन का स्टैचू है ये एक कुछ क्लॉथ पहना हुआ है अपने बॉडी के ऊपर, वो भी एम्ब्रॉयडर्ड है। तो इससे पता चलता है उस समय के जो लोग हैं एम्ब्रॉयडरी करने में, क्राफ्ट वर्क करने में बहुत ज़्यादा मास्टर्स थे। वट आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप, and they are distance, direction and symbol. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज कॉटन स्टार्टेड ग्रोइंग, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। तो 7000 साल पहले मेहरगढ़ नाम की जो जगह है जहाँ पर हमने बोला था इंडिया का फर्स्ट विलेज दैट इज़ नोन एज, तो वहीं पर ही 7000 साल पहले लोगों ने कॉटन ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था। डू हड़प्पन पीपल नोस कॉटन? येस, एन एक्चुअल पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ वॉज फाउंड अटैच टू अ सिल्वर वास एट मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो में एक सिल्वर वास मिला है, वास का मतलब होता है गुलदान जिसके अंदर फूल रखे जाते हैं, तो उस फूल का जो लिड है उस लिड को ढकने के लिए उस लिड का जो मुंह है वो किसी कपड़े से उन लोगों ने, हड़प्पन सिविलाइजेशन वालों ने उसको बांध के रखा हुआ था और उस कपड़े का एक पीस जो है अभी 4700 साल बाद भी मिला है। उस कपड़े को जब एग्जामिन किया गया तो वो कॉटन का कपड़ा निकला, तो इससे हमको पता चलता है कि हड़प्पन पीपल दे वर अवेयर ऑफ द कॉटन। स्पिंडल वोल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फैंस फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़ वर यूज फॉर वट। अगर आप लोगों ने कभी इस प्रकार की इमेज या फिर लोगों को इस प्रकार का कुछ चीज़ बुनते हुए देखा है, नहीं देखा है, तो आपको बता दें ये जो चीज़ होती है ये कॉटन को स्पिन करके थ्रेड बनाने के काम आती है। जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है आपको ये रॉ कॉटन है, तो उसके बाद जो है ये स्पिंडल वोल्स को यूज़ किया जाता है। इसके बाद ये जो कॉटन है ये धागा बन जाता है और इस स्पिंडल वोल्स के चारों तरफ ये गूंथ जाता है और इसी धागे का यूज जो है कपड़ा बनाने के लिए हो जाता है। तो ये जो स्पिंडल वोल्स है ये हड़प्पन सिटी में भी मिला है और ये लोग इसको थ्रेड को स्पिन करने के लिए यूज़ किया करते थे। व्हाट इज़ फेयांस? इट इज़ प्रोड्यूस आर्टिफिशली। कुछ चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली नेचुरली मिलती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, बट कुछ चीज़ों को हड़प्पन सिविलाइजेशन वालों ने आर्टिफिशली उनको बनाने की उनके अंदर आर्ट यानी उनके अंदर कला भी थी। तो फेयांस क्या होता है? फेयांस अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्स इनटू एन ऑब्जेक्ट। जो सैंड होता है उस सैंड के अंदर हड़प्पन लोग गम को मिक्स कर देते थे। उसके बाद फिर उस गम को द ऑब्जेक्ट वॉज देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लास सरफेस। फिर उसके बाद जो उस मिक्सचर को वो लोग इतना रफ करते थे, इतना रफ करते थे कि वो जो मेटल है, वो जो सैंड है बिल्कुल ग्लिटरी यानी बिल्कुल चमकदार बन जाता था और उस चमकदार सैंड और ग्लू के जो मिक्सचर से वो लोग बहुत ही सुंदर
अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाया करते थे, जिससे बीड्स भी बनते थे, बैंगल्स भी बनते थे, इयररिंग्स, वेजल्स, ये सब चीज़ें बनती थी। तो एक एग्जाम्पल है, ये देखिए फ्लावर वास है, ये भी फेयांस का बना हुआ है और मोस्टली जो है इनका कलर ब्लू कलर का होता था। हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम, कॉपर वो लोग कहाँ से लेके आते थे, इम्पोर्ट करके लेके आते थे, वो लेके आते थे इंडिया के अंदर राजस्थान से और बाहर की कंट्री ओमान से, इन दो जगह से हड़प्पन लोग कॉपर लेके आते थे। टिन वॉज ब्रॉट फ्रॉम, टिन कहाँ से लेके आते थे वो लोग, अफगानिस्तान से और ईरान से। वट आर द अलॉयज ऑफ ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो है खुद एक मिक्सचर है किस चीज़ का, टिन और कॉपर को जब आपस में मिला दिया जाता है तो ब्रॉन्ज बनता है। गोल्ड वॉज ब्रॉट फ्रॉम, आपको पता होना चाहिए इंडिया के अंदर साउथ इंडिया वैसे भी बहुत ज़्यादा गोल्ड के लिए फेमस है, तो जितने भी गोल्ड मैन हैं इंडिया के वो साउथ में ही मिलते हैं। तो कर्नाटका से वो तब भी गोल्ड लाते थे और अभी भी हम जो है साउथ इंडिया से ही गोल्ड को यूज़ करते हैं। प्रीशियस स्टोन्स वर ब्रॉट फ्रॉम, जो शाइनी स्टोन्स है जिनके बीड्स बनते थे, जिनकी ज्वेलरीज बनती थी, वो कहाँ से लाई जाती थी हड़प्पा के अंदर, गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। Which crops were grown in Harappan villages? Wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed और mustard, ये सारे जो crops थे ये हड़प्पन people they were aware of these. Which new tool was used to dig the earth? हड़प्पन लोगों ने जो है अब वुडन प्लो को इन्वेंशन कर दिया था, बट अभी भी जो है उनका प्लो आयरन का नहीं है, उनकी जो टिप है पूरी की पूरी वुडन है। वुडन प्लो से ज़मीन को खुदाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट एटलीस्ट जो है पत्थर से तो बेहतर है ना। पत्थर पहले वो लोग यूज़ किया करते थे अर्थ को वो करने के लिए, डिग करने के लिए, देन दे स्टार्टेड यूजिंग वुडन प्लो, हल। विच कैटल वर नोन टू हड़प्पन, हड़प्पन लोग कौन कौन से कैटल को जानते थे, शीप, गोट और बफेलो को वो लोग पाला करते थे। धौलावीरा सिटी रैन ऑफ कच्छ वॉज डिवाइडेड इनटू, वैसे तो मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिटीज़ 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, बट जो धौलावीरा सिटी थी ये 3 पार्ट्स में डिवाइड थी और हर पार्ट जो है एक बहुत बड़े मैसिव स्टोन वॉल से कवर्ड था। जैसे आज के टाइम पे हम अपने घर को बाउंड्री से कवर कर देते थे, सिमिलरली दे ऑल्सो हैड कवर देयर होल सिटी विथ मैसिव स्टोन वॉल्स। वेयर वॉज डॉकयार्ड फाउंड, डॉकयार्ड का मतलब होता है जहाँ पे बाहर से आने वाली यानी विदेशों से आने वाली शिप या फिर कंट्री से विदेशों में जाने वाली शिप जो है आराम करती हैं, वहाँ पर स्टैंड करती हैं। जैसे ट्रेन जो है स्टेशन पे या प्लेटफॉर्म पे रुकती है, बस स्टॉप पे रुकती है, तो सिमिलरली जो जहाज होते हैं पानी के, जो शिप्स होते हैं, जो बोट्स होते हैं, उनको भी रेस्ट करने के लिए, प्लेस करने के लिए एक जगह होती है, दैट इज़ नोन एज डॉकयार्ड। तो ये कहाँ मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ये मिला है लोथल में। अब आपको पता होना चाहिए लोथल गुजरात में है और गुजरात का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है दैट इज़ द कोस्ट, वो अरेबियन सी से कनेक्टेड है। वाई वॉज लोथल इम्पॉर्टेंट, तो लोथल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था, बिकॉज इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग स्टोन ऑब्जेक्ट, शेल्स और मेटल। तो कहने का मतलब ये है देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस, वन वर्कशॉप बिल्डिंग इज ऑल्सो फाउंड। तो इतनी सारी चीज़ें लोथल के अंदर मिली हैं क्योंकि जितने भी शिप्स आते थे, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो सामान होता था तो सबसे पहले लोथल पर ही उतरता था, इसीलिए लोथल के पास एक स्टोर हाउस भी था जहाँ पर पूरा रॉ मटेरियल था। जहाँ पर रॉ मटेरियल ज़्यादा मिलता है तो लोग क्या करते हैं, अपना बिजनेस भी वहीं पे शिफ्ट करते हैं। तो जितने भी ये टूल्स बनाने वाले कारीगर थे उन सारे कारीगरों ने अपना जो फैक्ट्री साइड है वो लोथल में ही बना रखा था और वहाँ पे अपने आइटम्स को बनाने के बाद फिर वो पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन जो सिटीज़ हैं वहाँ पे अपना सामान डिलीवर करते थे सेल के लिए। वाई वर सील्स यूज्ड एट हड़प्पा, हड़प्पन जो लोग हैं वो सील का यूज़ क्यों यूज़ करते थे। आपको पता है सील हम इसलिए यूज़ करते हैं सो दैट हम किसी भी चीज़ को सुरक्षित यानी एकदम प्राइवेसी में रख सकें। तो सील्स इवन इन दोज टाइम्स वर यूज टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स that was sent from one place to another so that goods should arrive safely to its destination। अगर हम सील लगा देते हैं किसी बैग के बाहर तो इसका मतलब वो सील टूटी नहीं है, तो वो सेफली अपने जो भी उसका ओनर होगा उसके पास पहुंच जाएगी। और अगर सील वो बीच से टूटी है तो इसका मतलब उस बैग के साथ या फिर उस सामान के साथ कुछ छेड़खानी की हुई। तो किसी भी चीज़ को सेफली उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का जो काम होता है वो सील करती है। जैसे आज के टाइम पे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो जो भी आपके पास गुड आता है, प्रोडक्ट आता है, वो बहुत मतलब बढ़िया तरीके से कवर्ड और सील पैक्ड रहता है। तो आप कभी भी जो है एक ओपन पैकेट अपने डिलीवरी बॉय से नहीं लेते हो। तो सिमिलरली इन दोज टाइम ऑल्सो सील वर डूइंग द सेम पर्पज़।
हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, हड़प्पन सिविलाइजेशन का खात्मा यानी उसका जो है डिक्लाइन कौन से ईयर में होना स्टार्ट हुआ? दैट स्टार्टेड 3900 ईयर्स अगो। नेक्स्ट इज लेसन 5, व्हाट बुक्स एंड बरियल टेल्स अस। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम 4 वेदास। वेदास आपको पता ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग हर क्लास में इन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, दीज आर द 4 वेदास, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा विच वॉज कंपोज अराउंड 3500 years ago. Next है tell some features of Rigveda. Rigveda, it contains more than 1000 hymns and these all hymns are called suktas. Suktas का मतलब होता है well said. These hymns are in praise of gods and goddesses. तो ऋग्वेदा में आपको more than 1000 hymns मिल जाएंगे और वो सारे hymns किसी न किसी पर्टिकुलर गॉड या गॉडेस के तारीफ में, उनके प्रेज में लिखे गए हैं। और ऋग्वेदा में 3 गॉड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, वो है अग्नि, इंद्र और सोम। These all hymns were composed by sages. एक पर्टिकुलर नाम नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पोएट ने या फिर एक किसी पर्टिकुलर राइटर ने इनको लिखा है। इनफैक्ट बहुत सारे जो सेजेस हैं, ऋषि मुनि थे उस समय के, जो पढ़े लिखे स्कॉलर्स थे, उन लोगों ने इनके जितने भी हाइम्स हैं, इनके जो श्लोक्स हैं, उन श्लोक्स को कंपोज किया है। Priest taught students to recite and memorize each syllable, word, sentence bit by bit. पुराने टाइम पे जो स्कूल्स होते थे, जो विद्यालय होते थे, उन विद्यालयों में कुछ और एजुकेशन नहीं होती थी। इनफैक्ट वेदास को पढ़ाया जाता था और इन वेदास के एक एक वर्ड को बाय हार्ट याद करना स्टूडेंट्स का काम होता था। इसके अलावा अ फ्यू हाइम्स वर कंपोज बाय सम वुमेन स्कॉलर्स ऑल्सो। द ऋग्वेदा इज रिटन इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। जब आप ऋग्वेदा को पढ़ेंगे, जो ओरिजिनल जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसकी हैंडराइटिंग या फिर उसका स्क्रिप्ट देखेंगे, तो वो आपको समझ नहीं आएगा। एक्चुअली वो ओल्ड संस्कृत है, वैदिक संस्कृत। आज के टाइम पे जो हम वैदिक संस्कृत लिखते हैं उस संस्कृत से बहुत ही ज़्यादा अलग है। What do you mean by Indo-European family? It is a family of languages such as Sanskrit, Assamese, Gujarati, Hindi, Kashmiri, Sindhi, English, French, German, Greek, Italian और Spanish। इन सारे लैंग्वेजेस को मिला के एक फैमिली ऑफ द लैंग्वेज बनाया गया है, जिसको इंडो यूरोपियन फैमिली बोला जाता है। तो इनमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी होगी, जिसके कारण इन सबको एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द लैंग्वेजेस ऑफ द्रविडियन फैमिली। साउथ इंडिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको हम द्रविड़ फैमिली के अंतर्गत रखते हैं और उसके अंदर लैंग्वेजेस आती हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम। तो आप देख लीजिए, साउथ के हमारे जो 4 स्टेट हैं, उन चारों स्टेट्स की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है और उन चारों स्टेट की लैंग्वेजेस को द्रविडियन फैमिली के अंदर रखा जाता है। व्हेन वाज द ऋग्वेदा प्रिंटेड? ऋग्वेदा प्रिंट कब कंपोज हुई थी वो अलग बात है, बट जब फर्स्ट टाइम जो प्रिंट हुई थी वो आज से 200 साल पहले ही वो प्रिंट हुई है। द फीचर्स ऑफ ऋग्वेदा, ऋग्वेदा के क्या क्या फीचर्स हैं? The hymns of Rigveda are in dialogue form between ऋषि विश्वामित्र and 2 rivers worshipped as goddesses। तो ऋग्वेदा की जो पूरी स्टोरी है वो एक डायलॉग मोड में है और वो जो वो जो डायलॉग्स हो रहे हैं वो ऋषि विश्वामित्र और 2 रिवर्स, जो ब्यास रिवर है और सतलुज रिवर है, जिनको दोनों को माता की यानी देवी की उपाधियाँ दी गई हैं। देयर आर प्रेयर्स फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। ऋग्वेदा में इन सब वर्शिप्स के अलावा, इन डायलॉग्स के अलावा बहुत सारी प्रेयर्स हैं जो लोग अपने कैटल्स के लिए किया करते थे, कैटल्स की भलाई के लिए या फिर चिल्ड्रन के, अपने बच्चों के सुख संपत्ति के लिए और हॉर्सेस के लिए। और ऋग्वेदा में ये भी मेंशन किया गया है कि उस समय के जो राजा होते थे, जो लीडर्स होते थे, वो लोग बैटल्स, जो युद्ध लड़ा करते थे। आज के लिए ऐसे नहीं कि हम आपको टेरिटरी ले रहे हैं, इनफैक्ट जो है वाटर के लिए, कैटल्स के लिए उस समय के युद्ध लड़े जाते थे। बहुत बड़े स्केल पे नहीं होते थे, छोटे मोटे वॉर्स होते थे। मनी कैप्चर्ड, और जो राजा मनी कैप्चर कर लेता था उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रखा करता था। उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है वो अपने गांव के या फिर अपने एरिया के जो प्रिस्ट होते थे और जो लोग होते थे, उसके जो जन होते थे, जनता होती थी, उनके बीच में डिवाइड कर देता था। इसके अलावा यज्ञ भी परफॉर्म होते थे। यज्ञ आप सब लोग जानते ही हैं, जो हम लोग आज के टाइम पे छोटे स्केल के जो हवन करते थे, उनका ही जो ग्रैंड वर्जन है उसको यज्ञ बोला जाता है, जिसमें जो ऑफरिंग्स होता था, जो उसमें जो चढ़ावा चढ़ता था, वो घी डाला जाता था, ग्रेन डाला जाता था और एनिमल्स की भी बलि चढ़ाई जाती थी, जैसा कि अभी भी जारी है। राजास की जो थी उस समय कोई कैपिटल सिटीज़ नहीं हुआ करती थी, ना उनके पैलेसेस थे और ना ही वो लोग जो है
कोई आर्मी रखते थे और ना ही अपनी जनता से वो लोग टैक्स वसूला करते थे। तो आप समझ सकते हैं उस समय के जो लीडर्स होते थे वो बहुत ही साधारण लोग हुआ करते थे। एंड सन्स दे डिड नॉट सक्सीड देयर फादर्स एज राजा, ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इनफैक्ट राजा जो लीडर होता था उसके मरने के बाद या फिर उसके राजा के पोस्ट से हटने के बाद गांव के लोग जो है सर्वसम्मति से जिसको भी लीडर के काबिल समझते थे उसको वोट देके उसको राजा बनाते थे। तो एक प्रकार का डेमोक्रेटिक वे ऑफ गवर्नमेंट ही चल रहा था उस समय। व्हाट डज जना मीन्स? जन का मतलब होता है पीपल। जैसे अभी भी हम बहुत सारी चीज़ों में जन का यूज़ करते हैं, जन साधारण, जन जन तक बात पहुंचाना वगैरह वगैरह। तो जन एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है लोग। व्हाट डज विश मीन? विश का मतलब होता है वैश्य। आप लोगों को पता होना चाहिए हिंदू जो सोसाइटी है ये 4 वर्णों में डिवाइड है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैश्य को विश वर्ड से ओरिजिनेट किया गया है। Who were Aryans? Those they composed hymns called themselves as Aryans and their opponents were called दासाज और दस्यूज। जो आर्यन लोग थे जिन्होंने ऋग्वेदा या फिर किसी भी वेद को कंपोज किया, उनको लिखा, उन लोगों ने खुद को आर्यंस कहा। और जो उनके अपोनेंट्स थे जिन्होंने इन किसी भी वेद का जो है कंपोजिशन नहीं किया उनको उन्होंने दास या फिर दस्यु बोला। हु कुड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस? वैदिक पीरियड में सेक्रीफाइस जो होते थे, जो हवन होते थे, वो कौन लोग नहीं परफॉर्म कर पाते थे? तो उस समय के जो दास थे, स्लेव्स थे, जो घरों में काम करने वाले नौकर थे, उसके अलावा जो वुमेन थी उनको सेक्रीफाइस परफॉर्म करने की इजाज़त नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय मेगालिथ्स? मेगा का मतलब बहुत बड़ा होता है और लिथ का मतलब स्टोन होता है। तो बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं उनको मेगालिथ बोलते हैं। तो पुराने टाइम पे जो मेगालिथ्स थे वो बरियल साइट्स थे। बरियल साइट का मतलब ये स्टोन्स जो है ज़मीन के ऊपर प्लेस कर दिए गए हैं सो दैट जो है आने जाने वाले लोगों को पता चल पाए कि इस जगह पे नीचे कोई डेड बॉडी ले कर रही है, तो इस जगह को डिसरिस्पेक्ट ना किया जाए और इसके ऊपर अपने पैरों को स्टेप ना किया जाए। When did the practice of megalith start? Around 3000 years ago in Deccan, North East and Kashmir में जो है ये बरियल की सिस्टम, बरियल का जो प्रैक्टिस है, मेगालिथ बनाने का जो प्रैक्टिस है, प्रथा, वो स्टार्ट हुई। वेयर वॉज द प्रैक्टिस ऑफ मेगालिथ प्रिविलेंट? सबसे ज़्यादा कहाँ होता था? ये डेक्कन, साउथ इंडिया में होता था। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर, ये 3 जगह पे मेगालिथ की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा प्रिविलेंट थी। What is cyst? Cyst is a type of megalith with port holes for entrance। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये चारों तरफ जो है एक सर्कुलर फॉर्म में बहुत सारे पत्थरों को रख दिया गया है, बट बीच में छोटी सी एक जो होल दिख रहा है, इस होल के थ्रू उस बरियल साइट के अंदर लोग जाया करते थे। कभी कभी बरियल साइट इतने बड़े बनाए जाते थे कि जैसे फैमिली मेम्बर्स एक के बाद एक कोई और मरता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो पहले जो डेड बॉडी को बरी कर रखा है उसी के ही बगल में जो है दूसरी मरी हुई डेड बॉडी को भी वो लोग क्या कर देते थे, वहीं पर ही दफना देते थे। और कभी कभी तो पूरे फैमिली के मेम्बर्स ही जो है एक ही कबर के अंदर यानी एक ही बरियल साइट पे वो लोग दफना दिया करते थे। तो ये जो बीच का होल है जो नीचे बरियल साइड में जाने के लिए रास्ता दे रहा है, इसको बोला जाता है सिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑल आइटम्स वर बरीड विद डेड? जब डेड बॉडी जो बरी कर देते थे, उसको दफना देते थे, उसके साथ लोगों की ये मान्यता थी कि इनके बाद इनका अगला जन्म होगा और जब ये अगले जन्म में दोबारा से पैदा होंगे तो इनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत को देखते हुए वो डेड बॉडी के साथ बहुत सारे डेली यूज़ के आइटम्स को भी दफना दिया करते थे, जिसमें टूल्स होते थे, हथियार होते थे। उनको लगता था कि ये डेड बॉडी दोबारा से कभी जब नेक्स्ट जन्म में जाएगी तो उसको टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसको वेपन्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ एनिमल्स भी उनके साथ रख दिया जाता था और ऑर्नामेंट्स, गोल्ड और स्टोन के ऑर्नामेंट्स इनफैक्ट उन डेड बॉडीज के साथ बरी कर दिया जाता था। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्पेशल अबाउट ब्रह्मगिरी मेगालिथ? Here the dead body was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell। तो ब्रह्मगिरी नामक जगह पे एक डेड बॉडी मिली है बरियल साइट के अंदर। तो ये बहुत रिच डेड बॉडी मानी जा सकती है। तो देख सकते हैं आप इसके चारों तरफ कितने सारे गोल्ड के बीड्स मिले हैं और कॉपर के बैंगल्स भी मिले हैं, कॉन्च का शेल मिला है, इसके अलावा 2 स्टोन बीड्स। तो बहुत ही धनी घर की डेड बॉडी लगती है।
Why is Inamgaon famous in history? Here adults were buried in the ground laid out straight with head towards the north. ये गांव था इनाम गांव, इस गांव के जो डेड बॉडीज थे उनको ज़मीन के अंदर बरी किया जाता था, बट जो उनका हेड होता था वो नॉर्थ की तरफ प्लेस किया जाता था. गॉड रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, गॉड एक रिवर है, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो है रिवर भीमा की ट्रिब्यूटरी. नेम द बुक रिटन बाय चरक, चरक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता 2000 ईयर्स अगो. ही वॉज अ फेमस फिजिशियन, वो एक बहुत बड़े अपने टाइम के डॉक्टर थे. डॉक्टर का मतलब ऐसे नहीं कि उनके पास MBBS की डिग्री थी, इनफैक्ट वो एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे. और उन्होंने ये भी बताया था कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होते हैं, जो आज के टाइम के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट करीब करीब ही है. Next lesson is kingdoms, kings and early republics. Question number 1, what do you mean by अश्वमेधा? अश्वमेधा जिन जिन लोगों ने भी रामायण देखी थी लॉकडाउन के टाइम पे उनको पता होना चाहिए. रामायण के एंडिंग के तरफ अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता है भगवान राम के द्वारा, जिसमें लव कुश जो है उनके घोड़े को रोक देते. तो अश्व का मतलब घोड़ा होता है, मेध का मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, है ना. तो इट्स अ रिचुअल ऑफ हॉर्स सेक्रीफाइस वेयर अ हॉर्स इज लेट लूज टू वेंडर फ्रीली. इसमें जो है एक हॉर्स को फ्री छोड़ दिया जाता है यज्ञ करके, उसकी पूजा करके, और जो भी राजा उसको रोकता है उसको उस हॉर्स के ओनर राजा के साथ युद्ध करना पड़ता है. वट वर द 4 वर्णास ड्यूरिंग वैदिक एज? वैदिक एज में वर्ण शुरू हो गए थे, वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई थी, जो अभी तक भी बिल्कुल बदस्तूर जो बोलते हैं जारी है. तो जो फर्स्ट वर्ण है वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को टॉप वर्ण बोला जाता है, और उनका जो काम था वो था वर्शिप करना, पूजा पाठ करना. जो सेकेंड कैटेगरी का वर्ण था वो क्षत्रिय था, वो लोग रूल करते थे, वो लोग योद्धा होते थे. और थर्ड जो वर्ण है दैट इज़ वैश्य वर्ण, जिसमें ट्रेडर्स, फार्मर्स, हर्डर, जितने भी बिजनेस करने वाली कम्युनिटी थी वो सब वैश्य कहलाती थी. इसके अलावा जो चौथे नंबर पे सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में मानी जाती थी वो थी शूद्रा कम्युनिटी, जिनका काम होता था ऊपर के तीनों कम्युनिटी, तीनों वर्णों की सेवा करना, टू गिव देम द सर्विसेज. वट इज़ पेंटेड ग्रे वेयर? PGW भी बोला जाता है इसको. एक्सट्रीमली फाइन, नाइस एंड स्मूथ मेटल यूज टू मेक वेजल्स टू सर्व स्पेशल फूड ऑन स्पेशल ओकेजन. जैसे आज के टाइम पे अगर हमारे घर में कोई स्पेशल मेहमान आते हैं तो हम उनको बहुत ही एक्सपेंसिव अपने लाओ पाला के या फिर दूसरे ब्रांड के जो है डिनर सेट निकाल के ग्लास के उनके ऊपर सर्व करते हैं. तो पुराने टाइम में भी ऐसे ही कुछ स्पेशल वेजल्स होते थे जो स्पेशल लोगों को फूड करने के लिए रखे जाते थे, उनको पेंटेड ग्रे वेयर बोला जाता था, जो महंगे होते होंगे बाकी के जो अर्थन पॉट्स हैं उनसे. नेक्स्ट इज व्हाट इज जनपदा? जन का मतलब होता है लोग, पद का मतलब होता है पैर. तो लोगों ने जहाँ पर अपने पैर रखे उस एरिया को, जहाँ पर वो सेटल होना स्टार्ट हुए, उस एरिया को जनपद बोला गया. आज के टाइम पे आप जनपद को एक स्टेट से भी रिलेट कर सकते हो. स्टेट मतलब राज्य. विच आर द एक्सकेवेटेड साइट्स ऑफ जनपदा? जनपदाज के जो ट्रेसेस हैं, जो उनके निशान हैं, उनके सबूत कौन कौन से जगह से मिले हैं? वो मिले हैं पुराना किला जो दिल्ली के अंदर है, हस्तिनापुर जो मेरठ में है, सॉरी इस हतीनापुर जो मेरठ में है, और इसके अलावा अत्रान जिखेरा जो इटावा के पास है. PGW पेंटेड ग्रेवेयर वर फाउंड इन विच एरा? कौन से एरा में मिलते थे? ये मिलते थे इन द एरा ऑफ जनपद एंड महाजनपद. जब जनपद और महाजनपद एमर्ज होना शुरू हो गए थे, लोग राजा बनना शुरू हो गए थे, बहुत सारी रॉयल फैमिलीज एमर्ज हो गई थी, उस टाइम पे लोगों ने पेंटेड ग्रेवेयर को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था. व्हेन डिड महाजनपद एमर्ज? महाजनपद जो एमर्ज हुए थे वो हुए थे अबाउट 2500 ईयर्स अगो. जब छोटे मोटे जो जनपद थे उनमें से कुछ जनपद बाकी जनपदों से जब स्ट्रांग हो गए थे तो उनको महाजनपद बोला गया. जैसे अभी कुछ सिटीज़ केवल सिटीज़ हैं, बट कुछ सिटीज़ को मेट्रो सिटीज़ बोला जाता है. वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है बाकी सिटीज़ के मुकाबले में ज़्यादा होती है, और वो बाकी सिटीज़ के मुकाबले में ज़्यादा डेवलप होती हैं. तो सिमिलरली कुछ जो ये 16 महाजनपद हैं जो 600 BC में एमर्ज हुई थी. तो आप जो है इसको याद करने के लिए, इसको देखने के लिए वीडियो पॉज करके देख सकते हैं.
टेल सम फीचर्स ऑफ महाजनपदा। महाजनपदा के कुछ फीचर इस प्रकार से हैं। हर महाजनपद का एक कैपिटल सिटी होता था। इससे पहले वाले लेसन में हमने पढ़ा था उस समय के जो लीडर्स थे उनके पास ना अपना कोई पैलेस था, ना अपना कोई आर्मी थी, ना उनका कोई कैपिटल था। अब धीरे धीरे जो है लीडर की पावर बढ़ रही है और लीडर ने अपने जनपद बनाने शुरू किए। जनपद बनाने के बाद फिर उन्होंने महाजनपद बनाने शुरू किए। महाजनपद जब बन गए तो अब उन्होंने अपना एक रूल करने के लिए कैपिटल सिटी भी बनानी शुरू की। और जो कैपिटल सिटी थी इट वॉज फोर्टिफाइड का मतलब होता है जब आप अपनी सिटी को चारों तरफ से बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल से प्रोटेक्ट कर देते हो तो उसको हम फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। फोर्ट यानी किलाबंदी कर देते हो, किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट कर देते हो। तो वॉल वो जो है वुड की भी होती थी, स्टोन की हो सकती हैं, ब्रिक की हो सकती हैं। और नेक्स्ट चीज़ महाजनपद के जो लीडर्स ने करना स्टार्ट किया वो था उन्होंने अब टैक्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। वट वॉज कॉमन टैक्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। महाजनपद के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा कॉमन टैक्स था वो था 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। अगर आपने कुछ भी प्रोडक्शन किया है तो उसका 1/6 पार्ट आपको राजा को देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन एग्रीकल्चर। इंट्रोडक्शन ऑफ वुडन प्लोशेयर एंड ट्रांसप्लांटिंग पेडी। लोगों ने जो है जो ये प्लो है हल को वुड का बनाना शुरू कर दिया था। इससे पहले ये स्टोन का होता था। और उसके बाद जो है राइस, धान की जो खेती है उसको ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया था। इससे पहले के जो लोग थे वो धान के जो बीज होते थे, राइस के जो सीड्स होते हैं, तो उनको स्प्रिंकल करके खेतों में फेंक देते थे, फिर उससे प्लांट उगते थे। बट अब उनको पता चल गया कि अगर हम इस प्रकार से खेतों को पानी से पूरा भर देंगे और ये जो पैडी का मतलब धान होता है, धान के छोटे छोटे प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करेंगे, एक जगह से उखाड़ के फिर पानी वाली जगह पे कुछ डिस्टेंस में लगाएंगे, तो उससे क्या होता है धान और अच्छे जो है इनके प्लांट्स होते हैं और जो धान की फसल होती है वो बेहतर होती है। तो दिस इज़ नोन एज ट्रांसप्लांटिंग। राइट अ नोट ऑन मगधा। इट बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदात। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था 16 महाजनपद थे, तो सारे 16 महाजनपदों में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पावरफुल था वो मगध जनपद था। एंड लैंड हियर वाज फर्टाइल ड्यू टू गंगा एंड सोन। और इस महाजनपद में दो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स बहती थी जिसके कारण यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल थी। और जब लैंड फर्टाइल होगी तो ओब्वियसली क्रॉप बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और क्रॉप अच्छा होगा तो टैक्स ज़्यादा मिलेगा, टैक्स ज़्यादा मिलेगा तो ओब्वियसली राजा रिच हो जाएगा। फॉरेस्ट वर फुल ऑफ एलिफेंट्स। और मगध में जो फॉरेस्ट थे वो फुल ऑफ एलिफेंट्स। एलिफेंट जो है वहाँ के राजा और वहाँ की जो आर्मी है वो उनको टेम कर देती थी, जिससे उनकी जो आर्मी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती थी। राजगृह वॉज द अर्लियर कैपिटल। पहले मगध की जो कैपिटल थी वो राजगृह थी, बाद में कैपिटल को शिफ्ट करके पटना यानी पाटलिपुत्र को बना दिया गया। लॉट ऑफ आयरन रिसोर्सेज वर ऑल्सो फाउंड इन मगध। मगध अभी जो है बिहार को बोलते हैं। बिहार भी 2-3 हिस्सों में बांट दिया गया है। उसको छत्तीसगढ़ में डिवाइड कर दिया गया है, उसको झारखंड में डिवाइड कर दिया गया है। और आप सब लोग जानते ही हैं झारखंड और जो छत्तीसगढ़ बिहार का एरिया है वो आयरन और दो बाकी जो मिनरल्स हैं उन मिनरल्स की बहुत ज़्यादा वहाँ पर अधिकता पाई जाती है। तो उस समय भी जो है बहुत ज़्यादा आयरन मिलता था, जिसके कारण वहाँ के लोग बहुत अच्छे हथियार बना लेते थे। नेम 2 पावरफुल रूलर्स ऑफ मगधा। मगध के जो तो पावरफुल रूलर्स थे वो थे बिम्बिसार एंड अजात शत्रु। Who was Alexander? He was the ruler of Macedonia, Europe 2300 years ago, and he conquered some part of Egypt and West Asia and reached on the banks of Bias. तो वो विश्व विजेता बनने के इरादे से अपने कंट्री से निकला था, तो जिन जिन रास्तों से वो गुजरा उन रास्तों को वो जीतता हुआ चला गया। और फाइनली जब वो इंडिया आया तो इंडिया में ब्यास रिवर के पास उसने राजा पुरु को हराया था। और उसके बाद उसके जो सोल्जर्स थे उनके रेजिस्टेंस के कारण वो इंडिया के अंदर नहीं आया, उसको वापस लौटना पड़ा। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ वज्जी। वज्जी भी एक महाजनपद था और इस महाजनपद की जो कैपिटल थी वो थी वैशाली, जो बिहार में है। What is Ganasangha? Ganasangha means group of rulers where there were 10 to 100 rulers of one Mahajanpada. They all had equal power and status. Suppose करो अगर हम अभी बात करते हैं इंडिया के अंदर तो उत्तर प्रदेश इंडिया के अंदर बहुत बड़ा स्टेट है, तो उसको हम गण संघ की अगर संज्ञा दे देते हैं तो उसके अंदर जितने भी ज़िले हैं 56-76 जितने भी ज़िले हैं, तो हर ज़िले का एक रूलर है और हर एक रूलर जो है दूसरे ज़िले के रूलर के इक्वल है। तो कोई ज़िला अगर बड़ा है वहाँ का रूलर बड़ा है या फिर दूसरा ज़िला छोटा है उसका रूलर छोटा है, इस प्रकार की